हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सूर्य नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर हार्टिकल्चर, कुलभास्कर आश्रम, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कृषि की जो परीक्षा होने जा रही है 1 अगस्त को, उसी के संदर्भ में आज फूड टेक्नोलॉजी के कुछ प्रश्न, संभावित प्रश्न लेकर आया हूं और उसी पर से चर्चा करनी है। निश्चित रूप से आप उनको समझें और इस परीक्षा में और आने वाली अन्य परीक्षाओं में ये आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न जो हमने लिया है वो है प्रीबायोटिक्स आर लाइव माइक्रोब्स इम्प्रूव्स गट फ्लोरा। सोर्स ऑफ, बी ऑप्शन है सोर्स ऑफ फूड फॉर गट बैक्टीरिया, सी ऑप्शन है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और डी है लाइव यीस्ट। तो प्रीबायोटिक्स के संदर्भ में पूछा गया है बच्चों। तो प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो सेलुलोज होते हैं, जो हमारी सब्जियों में फाइबर पाया जाता है। वो जब हमारी आंत में जाता है तो जो गट फ्लोरा होता है, यानी आंत में जो सूक्ष्म जीव होते हैं लाभदायक, उनको वो भोजन का काम करते हैं। तो सेलुलोज जो होते हैं वो प्रीबायोटिक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, लिखा है लाइव माइक्रोब्स इम्प्रूव गट फ्लोरा। लाइव माइक्रोब्स नहीं होते हैं, चूँकि सेलुलोज होता है तो लाइव माइक्रोब्स नहीं होंगे। सोर्स ऑफ फूड फॉर गट बैक्टीरिया, ये सही है। जो सेलुलोज होता है वो फूड का काम करता है। गट बैक्टीरिया माने आंत के, जो आंत में ऑलरेडी बैक्टीरिया हैं उनके लिए काम करता है, तो ये ऑप्शन सही है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी लाइव बैक्टीरिया है, तो ये भी नहीं काम करते हैं, ये प्रीबायोटिक्स नहीं है। और लाइव यीस्ट, ये भी लाइव होते हैं, जिंदा होते हैं, ये भी नहीं काम करते एज ए प्रीबायोटिक्स, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सोर्स ऑफ फूड फॉर गट बैक्टीरिया, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। यानी आंत में सूक्ष्म जीव जो होते हैं लाभदायक, उनके लिए जो सेलुलोज कार्य करता है, उसी सेलुलोज को प्रीबायोटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो भिंडी का चित्र है ये अच्छा फाइबर का स्रोत है और इसीलिए हमने यहाँ इसको दिखाया है। तो ये फाइबर जो होगा वो आंत में पहुंचकर प्रीबायोटिक्स का काम करेगा। ये कर्ड है, दही है। दही जो है प्रोबायोटिक्स है। कोई भी लाइव बैक्टीरिया, यहाँ पे लिखा है लाइव माइक्रोब्स इम्प्रूव्स गट फ्लोरा, ये प्रोबायोटिक्स होगा, ये प्रोबायोटिक्स होगा, प्रोबायोटिक्स। और ये प्रीबायोटिक्स है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये भी जीवित है, ये भी प्रोबायोटिक्स होंगे, ये भी प्रोबायोटिक्स होंगे। लाइव यीस्ट, ये भी प्रोबायोटिक्स होगा। यानी कोई भी लाइव ऑर्गेनिज्म जो बेनिफिशियल है, जिनको हम लेते हैं खाद्य के माध्यम से, वो सब प्रोबायोटिक्स कहलाएंगे। तो दही प्रोबायोटिक्स और भिंडी के जो फाइबर हैं सेलुलोज, वो प्रीबायोटिक्स होगा। थोड़ा हमने यहाँ लिख भी दिया है, सेलुलोज एंड अदर प्लांट फाइबर्स नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बॉडी आर प्रीबायोटिक्स। हमने बताया सेलुलोज जो हम रेशा ले लेते हैं सब्जियों के माध्यम से, जो हमारी आंत पचा नहीं पाती है, वो आंत में पहुंचकर प्रीबायोटिक्स का काम करती है। यानी वहाँ जो ऑलरेडी माइक्रोफ्लोरा है उनके लिए भोजन का काम करती है। प्रोबायोटिक्स आर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स एज कर्ड। प्रोबायोटिक्स मैंने बताया जैसे दही है, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। जैसे कर्ड, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, ये बैक्टीरिया के माध्यम से कर्ड बनता है। और योगर्ट, उसमें 2 बैक्टीरिया काम करते हैं, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स। 2 बैक्टीरिया काम करते हैं तो उसे योगर्ट बनता है। जब सिंगल बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस से, तो उसे कर्ड बनता है। ये योगर्ट और कर्ड में मूलभूत अंतर है। पिकल्स, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जब काम करता है तो अचार बन जाता है, आम का अचार। चीज़ एक्सेट्रा विच हैव लाइव बैक्टीरिया, इनमें सब क्या होते हैं, जीवित बैक्टीरिया होते हैं। प्रोबायोटिक्स आर टेकन टू प्रूव गट माइक्रोफ्लोरा। प्रोबायोटिक्स भी गट माइक्रोफ्लोरा को इम्प्रूव करते हैं, समृद्ध करते हैं। और प्रीबायोटिक्स भी इम्प्रूव करते हैं, लेकिन प्रीबायोटिक्स जो है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है माइक्रोफ्लोरा गट में, उसके लिए भोजन के तौर पे प्रयोग होते हैं। गट माइक्रोफ्लोरा हेल्प इन हेल्थ बट नॉट यूज एज ए फूड फॉर अदर माइक्रोब्स। हमने बता दिया है ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। जो माइक्रोब्स पहले से ही इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं, उनके लिए भोजन का काम नहीं करते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया वर्क इन लाइव कंडीशन। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस किस रूप में काम करते हैं, लाइव कंडीशन में काम करते हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो गया। प्रीबायोटिक्स अगर पूछा जाए तो सेलुलोज होगा, फाइबर होगा। और प्रोबायोटिक्स हो तो लाइव बैक्टीरिया होंगे, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब प्रोबायोटिक्स में आएंगे।
बच्चों दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखते हैं क्या है। नॉट ट्रू अबाउट फूड एडिटिव्स। इम्प्रूव, पहला है इम्प्रूव टेक्सचर, इम्प्रूव फ्लेवर, इंक्रीज न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और डी इंटेंशनली एडेड। तो यहाँ पर है कि फूड एडिटिव्स यानी खाद्य योजक या खाद्य संयोजक के बारे में क्या सही नहीं है। इम्प्रूव्स टेक्सचर, क्या ये गठन को मजबूत करते हैं, बढ़ाते हैं, सुधारते हैं। इम्प्रूव्स फ्लेवर, क्या उत्पाद के फ्लेवर को, उसकी महक को इम्प्रूव करते हैं। इंक्रीज न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, क्या उत्पाद की पोषण मान न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ा देते हैं। और इंटेंशनली एडेड, क्या ये जानबूझकर मिलाए जाते हैं। तो बच्चों फूड एडिटिव्स को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। फूड एडिटिव्स कोई भी पदार्थ जब हम प्रोडक्ट में मिलाते हैं, जैसे कलर बढ़ाने के लिए, उसको गाढ़ा करने के लिए, उसको पतला करने के लिए, उसमें महक पैदा करने के लिए, तो ये सब ये फूड एडिटिव्स कहलाते हैं, खाद्य संयोजक, खाद्य योजक। लेकिन याद रखिएगा कि खाद्य योजकों से पोषण मान में वृद्धि नहीं होती है, ये पोषण मान रहित होते हैं। तो ये सही है, ये तो सही है। इम्प्रूव्स टेक्सचर, गठन ये बढ़ाते हैं। दूसरा है इम्प्रूव फ्लेवर, तो ये फ्लेवर भी इम्प्रूव करते हैं। इंक्रीज न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, ये गलत है, न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं बढ़ाते हैं। इंटेंशनली एडेड, जानबूझकर मिलाए जाते हैं। हाँ, जानबूझकर मिलाए जाते हैं। कलर है, आप पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, ये भी फूड एडिटिव्स हैं। तो ये जानबूझकर मिलाए जाते हैं, ये टेक्सचर इंप्रूव करते हैं, ये फ्लेवर इंप्रूव करते हैं, लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू इंप्रूव नहीं करते हैं। आइए थोड़ा यहाँ हमने थोड़ा तुलनात्मक लिखा है। एडल्ट्रेशन, एडिटिव्स, फोर्टिफिकेशन। एडल्ट्रेशन माने अपमिश्रण, जब हम कोई हमारे उत्पाद है उसमें प्योरिटी लॉस कर दें, जो मूल पदार्थ है उसकी गुणवत्ता को क्या इन्फीरियर क्वालिटी पैदा कर दें, उसमें उसका गुण कम कर दें, उसकी क्वालिटी कम कर दें, तो उसको एडल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एडिशन माने मिलाना, योजक। मिल्क में वाटर, आपने जोड़ दिया पानी, तो जो मूल मिल्क था वो पतला हो गया, तो उसकी क्वालिटी क्या हुई, प्योरिटी लॉस हो गई, क्वालिटी इन्फीरियर हो गई, तो ये एडल्ट्रेशन में आएगा। सब्सट्रैक्शन, निकाल लेना, जैसे मिल्क है उसे आपने उसकी फैट निकाल ली, तो क्या हुआ, तब भी क्या हुई, उसका मूल जो मिल्क था उसकी प्योरिटी घट गई, कम हो गई, और क्वालिटी क्या हो गई, इन्फीरियर हो गई, तब भी ये बात होगी। कंटामिनेशन, कंटामिनेशन माने संदूषण। मिल्क में, जैसे उदाहरण मिल्क का ले रहे हैं, बैक्टीरिया, फंगस या कोई चीज़ या डस्ट या कोई घास पतवार आकर के उसमें मिल जाए, माइक्रोब्स, इंसेक्ट, तो भी क्या हो जाएगा, एडल्ट्रेशन की श्रेणी में आएगा। तो एडल्ट्रेशन में चाहे आप एडिशन कीजिए, चाहे सब्सट्रैक्शन कीजिए, चाहे कंटामिनेशन हो जाए, संदूषण हो जाए, सभी एडल्ट्रेशन में आता है। एडिटिव्स के बारे में भी चर्चा हुई है। नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये इसमें पोषण मान नहीं होता है। क्या हुए, अपीयरेंस बढ़ाते हैं, जैसे एडिबल कलर, खाद्य रंग मिला दिए। टेस्ट, जैसे सैकरीन, सैकरीन कैलोरी फ्री होती है, सैकरीन भी एडिटिव का काम करती है। फ्लेवर, महक, जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट, बहुत कॉमन फ्लेवर एजेंट है, MSG कहते हैं इसे शॉर्ट में, तो फ्लेवर के लिए है। प्रिजर्वेशन के लिए, जैसे खाद्य को सुरक्षित रखना है, KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, तो ये सब क्या है, एडिटिव्स हैं और इंटेंशनली ऐड किए जाते हैं। फोर्टिफिकेशन माने समृद्धिकरण, जब हम फूड फोर्टिफिकेशन, खाद्य को समृद्ध करते हैं, यानी उसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी ऐड करते हैं। जैसे बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन माने थ्रू बायोटेक्नोलॉजी और ब्रीडिंग, जैसे व्हीट में जिंक रिच व्हीट, यानी व्हीट में जब हम ब्रीडिंग के माध्यम से जिंक का % बढ़ा दें, तो ऐसा व्हीट क्या कहलाएगा, बायोफोर्टिफाइड व्हीट। या गोल्डन राइस, जिसको आप सुने होंगे, जिसमें कैरोटीनाइड बढ़ा दिया गया और उससे विटामिन ए की मात्रा उसमें ज़्यादा हो गई, तो ये फोर्टिफाइड बायोफोर्टिफिकेशन होता है। आर्टिफिशियल फोर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, हम नमक सब लोग खाते हैं, जैसे आयोडाइज साल्ट, आयोडीन युक्त नमक, जो कि केमिकली उसमें ऐड कर लिया जाता है। तो फोर्टिफिकेशन दो तरीके का होता है, बायोफोर्टिफिकेशन एंड आर्टिफिशियल फोर्टिफिकेशन। तो एडल्ट्रेशन, एडिटिव और फोर्टिफिकेशन, हमें लगता है बच्चों तीनों चीज़ों की जानकारी हो गई होगी। एडिटिव्स होता है वो इंटेंशनली मिलाए जाते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें नहीं होती है। और एडल्ट्रेशन जो होता है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों तरीके से
कैसे भी अगर आपकी क्वालिटी इन्फीरियर हो गई तो एडल्ट्रेशन की श्रेणी में आ जाएगा, अपमिश्रण की श्रेणी में आ जाएगा। फोर्टिफिकेशन, खाद्य समृद्धिकरण में हम पोषण मान बढ़ाते हैं खाद्य का, चाहे वो जैविक तरीके से, जैव तकनीक से, और या तो फिर केमिकली जैसे आयोडाइज सॉल्ट। तीसरा प्रश्न बच्चों जो हमने लिया है वो है प्रोटेक्टिव फूड या फंक्शनल फूड आर। प्रोटेक्टिव फूड्स आर फंक्शनल फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, पल्सेस, ऑयल रिच फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो प्रोटेक्टिव फूड या सुरक्षात्मक खाद्य या संरक्षात्मक खाद्य उन खाद्यों को कहते हैं जो हमें बीमारियों को या डिसऑर्डर को, विकार को रोकें, कम करें और हमारे शरीर की सुरक्षा करें। तो इसके लिए दो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, खनिज तत्व और विटामिन। और निश्चित रूप से ये दोनों चीज़ें किस में ज़्यादा पाई जाती हैं फ्रेश रूप में? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे सुरक्षात्मक खाद्य, संरक्षात्मक खाद्य, प्रोटेक्टिव फूड कौन होंगे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिनरल्स एंड विटामिन रिच होते हैं। क्योरिंग एबिलिटी होती है, यानी वो हमारे क्योर करते हैं डिसऑर्डर जो हमारे, जैसे बेरी थायमिन की कमी से हो जाता है, पेलेग्रा नियासिन की कमी से हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से हो जाता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है, एनीमिया या रक्त अल्पता आयरन की कमी से हो जाता है, और ग्वाइटर आयोडीन की कमी से हो जाता है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो वास्तव में जैसे यहाँ हमने दिखाया है कि ऑस्टियोमलेशिया, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है तो हमारे पैर की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। ग्वाइटर घेंगा रोग आयोडीन की कमी से, स्कर्वी जिसमें हमारे मसूड़े गलने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और बेरी जो इसमें हमारे पूरे शरीर में एकदम पित्तियाँ टाइप के लाल लाल पित्तियाँ पूरे शरीर में पड़ जाती हैं। तो बेरी स्कर्वी और ग्वाइटर को अगर हमको क्योर करना है तो उसके लिए फल एवं सब्जियों को अगर हम खाएंगे तो हमारी ये बीमारियां नहीं होने पाएंगी। इसीलिए फल एवं सब्जियों को प्रोटेक्टिव फूड कहा गया है। चौथा प्रश्न बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और पूछने की संभावना है और आपका कॉन्सेप्ट भी इससे क्लियर होगा। इन इंडियन डाइट द मेजर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इज सप्लाइड थ्रू बीन्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स। तो हमारा जो भारतीय खाद्य है, जो खुराक है, जब हम खाने बैठते हैं थाली में, तो जब हम वो खाते हैं खुराक डाइट लेते हैं तो उसमें प्रोटीन की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है आपकी? क्या बीन्स सेम वाली सब्जियों के खाने से, या वेजिटेबल्स के खाने से, या पल्सेस के खाने से, या सीरियल्स अनाज खाने से? तो निश्चित रूप से यहाँ आंसर डी है, अनाज खाने से। पल्स नहीं, पल्स से प्रोटीन इंडियन डाइट के माध्यम से आपूर्ति नहीं हो पाती है। जरा उदाहरण में देखें, व्हीट में 12% प्रोटीन पाई जाती है और लगभग 500 से 600 ग्राम एक व्यक्ति को एक समय की खुराक होती, खाना होता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर वो 250 ग्राम खाता है तो उसको 30 ग्राम प्रोटीन की आपूर्ति होती है। जब हम राइस लेते हैं और उसमें 7% प्रोटीन पाई जाती है और 200 ग्राम लेते हैं तो ये 14 ग्राम प्रोटीन की आपूर्ति होती है। लेकिन अगर पल्स लेते हैं, साथ में पल्स भी लेते हैं और उसमें 20% प्रोटीन पाई जाती है और 60 ग्राम अगर हम पल्स रिकमेंडेड है 60 किलो के आदमी को, तो 12 ग्राम हमको प्रोटीन मिलती है। तो पल्स से केवल प्रोटीन 12 ग्राम, लेकिन जो अनाज हैं गेहूं और चावल दोनों को मिला के लगभग 44 ग्राम हमको प्राप्त हुई। आलू भी एड्स कर सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन होती है 2%। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जो खाद्य है, भारतीय जो खुराक है, डाइट है, उसमें प्रोटीन की आपूर्ति दालों से न होकर के अनाजों से होती है। इस बात को आप याद रखें, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। पांचवा प्रश्न है बच्चों, स्टिकीनेस इन कुक्ड राइस इज ड्यू टू एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज, पेक्टिनिक एसिड, पेक्टिक एसिड। तो बच्चों चावल में चिपचिपाहट जो होती है उसका कारण पूछा गया है कि चावल आपस में क्यों चिपक जाते हैं। कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जिसमें चिपचिपाहट कम होती है और वो पकाने के बाद उनके दाने अलग अलग रहते हैं। कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो आपस में लिपट जाते हैं और वो एक माड़ टाइप बन जाता है। तो उसी बारे में पूछा गया है कि स्टिकीनेस किसके कारण होती है। तो बच्चों जो चावल में है वो स्टार्च 2 रूपों में पाई जाती है, एक एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। जब
एमाइलोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो चावल अलग अलग रहता है, यानी चिपकता कम है। जब एमाइलोपेक्टिन की मात्रा ज़्यादा रहती है तो चावल आपस में चिपकते हैं। वैरायटियाँ जैसे जितनी सेंटेड राइस है, बासमती राइस है, उसमें एमाइलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो चावल अलग अलग रहता है पकाने के बाद। लेकिन एमाइलोपेक्टिन जो मोटा चावल है, और जैसे सरजू 52, झोना 349, तो ये मोटे चावल होने के कारण इसमें जो है एमाइलोपेक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है और इसीलिए पकाने पे ये चावल चिपकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा एमाइलोपेक्टिन। और थोड़ा आपको और जानकारी के लिए हमने एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, जो कि चावल में 2 तरीके की स्टार्च होती है, उसको डिफरेंशिएट हमने किया है जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एमाइलोज है नॉट जेलिंग एबिलिटी, यानी उसमें जेल बनाने की क्षमता नहीं होती है। एमाइलोपेक्टिन में फार्म जेल इन हॉट वाटर, जब हम पकाते हैं तो एक जेल बन जाता है, इसीलिए उसमें चिपकने का गुण आ जाता है चावल में। लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में भिगोइए तो पानी साफ रहता है, यानी घुलनशील नहीं है। मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, अगर एमाइलोपेक्टिन रिच चावल को अगर आप भिगोएंगे ठंडे पानी में तो पानी एकदम सफ़ेद होने लगता है, तो इसका मतलब है उसमें एमाइलोपेक्टिन घुल रहा है। नो स्वेलिंग प्रॉपर्टी, जो चावल में फूलने का गुण होता है वो एमाइलोज के कारण नहीं होता है, जबकि स्वेलिंग प्रॉपर्टी जो चावल फूल जाता है वो एमाइलोपेक्टिन की वजह से होता है। अबाउट 20% ऑफ स्टार्च, स्टार्च मैंने बताया था 2 रूपों में पाया जाता है। एमाइलोज लगभग 20% होता है और एमाइलोपेक्टिन 80% होता है। डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, जिसमें एमाइलोज की मात्रा होती है उनको पचाने में समय लगता है, जबकि जिसमें एमाइलोपेक्टिन की मात्रा होती है वो इजी टू डाइजेस्ट। जेल फर्मनेस, यानी जब एमाइलोज पेक्टिन की वजह से जेल बन जाता है तो उसमें फर्मनेस लाने के लिए एमाइलोज की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो चावल एकदम गल जाएगा, भात टाइप हो जाएगा। और स्टिकीनेस, और एमाइलोपेक्टिन की वजह से स्टिकीनेस होती ही है, जिससे पूछा भी गया है प्रश्न। लॉन्ग ग्रेन जैसे बासमती, एमाइलोज की मात्रा मैंने बताया कि लॉन्ग ग्रेन चावल में पाई जाती है, और शॉर्ट ग्रेन या कोर्स ग्रेन में एमाइलोपेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। छठा प्रश्न है बच्चों, हाईएस्ट प्रोटीन परसेंटेज इज फाउंड इन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन परसेंटेज किस में पाया जाता है? तो कैश्यू नट है ऑप्शन में, आलमंड है, वॉलनट है, हेज़लनट है। कैश्यू नट काजू, आलमंड बादाम, वॉलनट अखरोट, हेज़लनट। तो प्रोटीन की मात्रा किस में पूछी गई ज़्यादा होती है? तो इसमें कैश्यू नट में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, ड्राई फ्रूट्स में। तो अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट बनाना हो तो काऊ याद रखें, सी से कैश्यू नट, ए से आलमंड और डब्ल्यू से वॉलनट। ये गिरते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कैश्यू नट में 21%, आलमंड में 20% और वॉलनट में 16% प्रोटीन पाई जाती है। आपसे इसमें पर्टिकुलर कैश्यू नट की प्रोटीन न पूछ करके ये पूछ सकता है कि इनका मिलान कीजिए, इनको सही क्रम में लगाइए। ये आपका कैश्यू नट है, ये आलमंड बादाम है, ये अखरोट है, वॉलनट है और ये हेज़लनट है। 7वां प्रश्न बच्चों है, मैक्सिमम विटामिन सी इज़ फाउंड इन, ऑप्शन है बारबाडोस चेरी, आंवला, गुआवा, रोज हिप्स। मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसका ऑप्शन सही है रोज हिप्स। रोज हिप्स गुलाब के फल होते हैं, जब उसकी पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं तो पहले वो फल हरा रहता है, बाद में वो लाल रंग का हो जाता है। उसी में विटामिन सी अभी तक सबसे ज़्यादा पाई गई है। और सेकंड नंबर पर बारबाडोस चेरी है, फिर आंवला है, फिर गुआवा है और तब सिट्रस का नंबर है। हमने यहाँ पर लिख दिया है रोज हिप्स में लगभग में 2400 mg है, 2400 mg मिलीग्राम पर 100 ग्राम पल्प। बारबाडोस चेरी में 1200 mg है, आंवला में 600 mg, गुआवा में 300 mg और साइट्रस में 100 mg है। आप ये मात्रा को भले न याद रखें लेकिन सीक्वेंस याद रखें, हो सकता है आपको सीक्वेंस पूछ ले। तो ये आपका रोज हिप्स हैं, ये गुलाब के फल लगे हुए हैं। ये बारबाडोस चेरी है। बारबाडोस चेरी 2 तरीके की होती है, खट्टी बारबाडोस चेरी और मीठी स्वीट बारबाडोस चेरी। फल लगभग एक जैसे ही होते हैं। ये आपका है आंवला, सॉरी गुआवा, और ये आंवला का फल है। ये सिट्रस ग्रुप के फ्रूट्स हैं। सिट्रस ग्रुप में लेमन, लाइम, माल्टा, मौसमी, संतरा, गलगल, ग्रेप फ्रूट्स कई तरीके के आते हैं। 8वां प्रश्न बच्चों है, नॉट ट्रू अबाउट ग्रीन पोटैटो या सोलराइज्ड पोटैटो के बारे में क्या सत्य नहीं है? हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यू,
पोषण मान अधिक होता है, अनपैलेटेबल एंड पॉइजनस, खाने में कड़वे बिटर होते हैं और जहरीले होते हैं, फिट फॉर सीड पर्पज, इनको बीज के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है, ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, जो उसका अवणी लवक है वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों हरा आलू जो है जब सूर्य की रोशनी उसे पड़ती है तो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे होता क्या है कि क्लोरोफिल सिंथेसिस होती है और साथ ही साथ उसमें एक पॉइजनस सब्सटेंस है सोलेनिन, उसका फॉर्मेशन होने लगता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, अनपैलेटेबल एंड पॉइजनस, यानी वो कड़वे भी होते हैं और जहरीले भी होते हैं। डी भी सही है, ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, जो आलू का सफ़ेद रंग होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है, जब क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्लोरोफिल में कन्वर्ट होता है। फिट फॉर सीड प्रोडक्शन, हरे आलूओं का प्रयोग बीज के लिए प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, ये जो है बात गलत है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू यानी जो पोषण मान है वो कम हो जाता है, अतः ये खाने के लिए एकदम उपयुक्त नहीं होते हैं, बीज के लिए ठीक रहते हैं। नवा प्रश्न बच्चों है, मैच बिटरनेस ऑफ फ्रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, नीचे कुछ फल दिए हुए हैं उनकी बिटरनेस आपको जानना है। बिटरनेस मतलब जो ऑफ टाइप बिटरनेस है, जो मतलब अच्छी नहीं होती है, तो उस संदर्भ में बात पूछी गई है। तो लेमन में लिमोनिन, ग्रेप फ्रूट में नैरेंजिन, कुकुम्बर में कुकरबिटेसिन और ब्रिंजल में अवर्जिन। तो ये सभी मैच है। लेमन में लिमोनिन पाई जाती है, ग्रेप फ्रूट में नैरेंजिन पाई जाती है और कुकुम्बर में कुकरबिटेसिन और ब्रिंजल में अवर्जिन। ये सभी बिटर प्रिंसिपल हैं जिसकी वजह से फल में कड़वाहट होती है। तो आपसे मिलान भी पूछ सकता है, कोई एक चीज़ पूछी जा सकती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 10वां प्रश्न बच्चों है, कैंडी कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेर, एसगार्ड पेठा, पपाया, बॉटल गार्ड, आल, यानी बेर से कैंडी बनाई जा सकती है कि एसगार्ड, ये एसगार्ड का फल है, पेठा जिसे कहते हैं, जिससे पेठा बनता भी है, पपाया और बॉटल गार्ड लौकी। तो वास्तव में इसमें डी ऑप्शन ई ऑप्शन सही है, सभी से कैंडी बनाई जा सकती है। कैंडी बनाने के लिए ये है कि जो कच्चे फलों का अगर गूदा शक्कर में बॉयल किया जाए तो फटे ना, जैसे आलू से नहीं बन सकती है, मैंगो से नहीं बन सकती है, पपाया के पल्प से नहीं बन सकती है। जैसे आप उसको बॉयल करेंगे वो मैश हो जाएगा, फट जाएगा, तो उन्हीं फलों से कैंडी अच्छी बनती है, जो अगर शुगर में पकाया जाए तो इंटैक्ट रहें उसके टुकड़े, फटे ना। ये देखिए तमाम तरीके की कैंडी है फलों की बनी हुई, इनको कोटिंग भी कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि बेर, एसगार्ड, पपाया, बॉटल गार्ड, इनकी कैंडी बनती है। मैंगो और बनाना, इनकी कैंडी नहीं बनाई जा सकती है। 11वां प्रश्न है बच्चों, द स्वीटेस्ट शुगर इज, सबसे मीठी शक्कर कौन होती है? तो उसमें फ्रैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, 4 ऑप्शन हैं। तो वास्तव में इन 4 ऑप्शन में सबसे मीठी शुगर जो होती है फ्रक्टोज होती है, फल शर्करा होती है। सुक्रोज गन्ने की शर्करा और ग्लूकोज अंगूर की शर्करा कहते हैं, लैक्टोज दूध की शर्करा है। तो स्वीटनर्स को हमने कुछ यहाँ क्लासीफाई किया है। कैलोरिक स्वीटनर्स होते हैं जिसमें अगर उनका उपयोग करेंगे तो मिठास के साथ उसमें ऊर्जा भी मिलती है। तो उसमें फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, ये 4 हैं। और सुक्रोज की अगर स्वीटनेस 1 आप मानेंगे तो फ्रक्टोज उससे 1.2 टाइम्स मीठा है, जबकि ग्लूकोज 0.7 टाइम्स है, यानी सुक्रोज से कम है, और लैक्टोज 0.4 है, यानी ये ग्लूकोज से भी कम है। इधर नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स, जिनको आप मिठास तो रहती है लेकिन उनसे ऊर्जा नहीं मिलती है, उन नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं, जैसे सैकरिन में सुक्रोज की तुलना में 300 टाइम्स स्वीटनेस होती है। एस्पार्टेम, ये भी बहुत कॉमन स्वीटनर है सिंथेटिक, जिसमें 200 टाइम स्वीटनेस होती है। तो इस तरीके से अगर आपको घुमा फिरा के कोई बात पूछे तो आप बता ले जाएंगे, इनका क्रम पूछे तब भी आप हल कर लेंगे। स्टीविया लीफ भी जो है वो भी स्वीटनर का काम करती हैं। स्टीविया लीफ जो होती है सुक्रोज की तुलना में 30 टाइम्स स्वीट होती है। तो इस तरीके से अगर स्टीविया लीफ के बारे में पूछा जाए तो ये 30 गुना सुक्रोज की तुलना में मीठी होती हैं और इसमें कैलोरी बहुत कम मात्रा में होती है, ट्रेस कैलोरी पाई जाती है, बहुत कम। तो ये डायबिटिक पर्सन के लिए बेस्ट स्वीटनर है। 12वां प्रश्न बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेस्ट वेजिटेबल ऑयल फॉर हार्ट पेशेंट इज, जो हृदय के मरीज हैं, हृदय के रोगी हैं, उनके लिए सबसे अच्छा तेल किसका होता है, ये प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन में है सनफ्लावर,
सैफ्लावर कुसुम, मस्टर्ड सरसों का तेल, और सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल। तो वास्तव में अगर ऐसा ऑप्शन आए तो आप बेझिझक सनफ्लावर पे टिक लगाइएगा। हार्ट पेशेंट के लिए सबसे अच्छा तेल सूरजमुखी का होता है। सनफ्लावर का भी अच्छा होता है, मस्टर्ड का तो हृदय पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। सोयाबीन का भी ओमेगा 3 पाया जाता है, ये भी हार्ट के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन दिए हों तो सूरजमुखी का तेल सबसे अच्छा तेल हार्ट पेशेंट के लिए होता है। यहाँ हमने कुछ वर्गीकरण किया है। ये है SFA सैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड माने संतृप्त वसीय अम्ल, और ये एकल असंतृप्त वसीय अम्ल, ये है बहुल असंतृप्त वसीय अम्ल। तो सूरजमुखी में संतृप्त वसीय अम्ल केवल 9% है, तो जिसमें जितना सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो हार्ट पेशेंट के लिए उतने ही खतरनाक होते हैं। तो इसमें चूँकि सबसे कम है, और भी ऐसे कई फैक्टर हैं जिसके आधार पर सनफ्लावर को हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा माना गया है। तो अगर ऑप्शन में आए तो इसमें सनफ्लावर ही ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न बच्चों है, नॉट ट्रू अबाउट मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल के बारे में क्या सही नहीं है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको आप ध्यान से समझें। पंजेंसी चरपराहट, यानी जिससे उसमें झार टाइप आती है, आंसू आ जाते हैं अगर उसको जब खाना पकाते हैं। तो पंजेंसी जो है एलाइल आइसोथायोसाइनेट, क्या ये ऑप्शन सही है? कलर कैरोटिनॉइड, टॉक्सिसिटी एल्सिक एसिड, डी नॉन। तो वास्तव में इसमें कोई गलत है नहीं। पंजेंसी जो है इससे एलाइल आइसोथायोसाइनेट की वजह से होती है। कलर है जो कैरोटिनॉइड की वजह से, ये देखिए कैरोटिनॉइड की वजह से ये सरसों का तेल है और कैरोटिनॉइड की वजह से उसका पीला रंग होता है। टॉक्सिसिटी जो है वो एल्सिक एसिड की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है और इसीलिए इसको कम करने की बात कही जाती है। एल्सिक एसिड जो होता है वो टॉक्सिक होता है, तो टॉक्सिसिटी जो है एल्सिक एसिड की वजह से होती है, कलर कैरोटिनॉइड्स, और पंजेंसी एलाइल आइसोथायोसाइनेट। लेकिन बच्चों अगर बीज हैं, बीज को जब हम क्रश करते हैं, तेल निकालते हैं, तब उसमें एलाइल आइसोथायोसाइनेट बनता है। लेकिन बीज के अंदर एलाइल आइसोथायोसाइनेट नहीं रहता है, उसमें ग्लूकोसिनोलेट या सिनिग्रिन होती है। ग्लूकोसिनोलेट या सिनिग्रिन ये विद इन सीड के अंदर होता है। तो सीड में यानी नेचुरल जो कड़वाहट या झार का कारण है वो ग्लूकोसिनोलेट है, आइसोथायोसाइनेट नहीं है। तो अगर इस तरीके से पूछे सरसों में ऐसा कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है, कंपाउंड पाया जाता है जो कि झार का कारण होता है, पंजेंसी का कारण होता है, तब आइसोथायोसाइनेट ना होकर के ग्लूकोसिनोलेट होगा। अगर आयल में पूछता है तो एलाइल आइसोथायोसाइनेट होगा। एलाइल न भी दिया हो, केवल आइसोथायोसाइनेट दिया हो, तब भी उत्तर सही होगा। 14वां प्रश्न है बच्चों, कैनोला ऑयल इज ए, कैनोला तेल के बारे में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैनोला ऑयल क्या है? मस्टर्ड ऑयल है, सेसेम यानी तिल का तेल है, सैफ्लावर या कुसुम का तेल है, या राइस ब्रान ऑयल या राइस के ब्रान का तेल है। तो वास्तव में कैनोला ऑयल जो है वो मस्टर्ड ऑयल है। सरसों के तेल को कैनोला ऑयल भी कहते हैं। कब कहते हैं? जब सरसों के तेल में एल्सिक एसिड की मात्रा एक पर्टिकुलर लेवल तक कम कर दी जाए और ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा, जो दोनों हानिकारक होते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल तक ले आई जाए, तब उसको कैनोला ऑयल कहते हैं। वो मात्रा पर्टिकुलर क्या है हमने यहाँ लिखी हुई है, आप देखें। मस्टर्ड कल्टीवर जो नॉर्मल कल्टीवर होती हैं उसमें जो एल्सिक एसिड है वो 40 से 50% पाया जाता है और ग्लूकोसिनोलेट 80 to 60% पाया जाता है। लेकिन जो कैनोला कल्टीवर हैं उनको जो है सिंगल जीरो मस्टर्ड, डबल जीरो मस्टर्ड, ये सिंगल जीरो मस्टर्ड क्या है? ये नाम स्टैंडर्ड नाम है, इंटरनेशनल नाम है। ये इस आधार पे रखा जाता है कि उसमें एल्सिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा कितनी है। तो अगर लेस देन 5% एल्सिक एसिड है और लेस देन 60 ppm ग्लूकोसिनोलेट है, तब उसको कहेंगे सिंगल जीरो मस्टर्ड। और डबल जीरो मस्टर्ड कब कहेंगे? जब उसमें एल्सिक एसिड और घटा दिया जाए, लेस देन 2% और ग्लूकोसिनोलेट लेस देन 30 ppm, तब क्या कहेंगे? ये डबल जीरो मस्टर्ड। यानी डबल जीरो मस्टर्ड में एल्सिक एसिड लेस देन 2% और ग्लूकोसिनोलेट लेस देन 30 ppm होता है। ये बहुत ही अच्छा तेल माना जाता है और डबल जीरो मस्टर्ड जो है उसकी क्वालिटी सिंगल जीरो मस्टर्ड से भी अच्छी होती है। भारत में पूसा डबल जीरो मस्टर्ड PDZM 31 जो है ये प्रजाति निकाली गई है डबल जीरो की, जिसमें
कि स्टैंडर्ड मेंटेन है, लेस देन 2% एल्सिक एसिड और लेस देन 30 ppm ग्लूकोसिलेट। पूसा सिंगल जीरो मस्टर्ड भी निकली है, जिसको पूसा करिश्मा कहते हैं, पूसा करिश्मा। तो ये कनोला है। आल मस्टर्ड जो है वो कनोला नहीं हो सकते हैं, लेकिन आल कनोला ऑयल आर मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं है, उसमें एल्सिक एसिड और ग्लूकोसिलेट की मात्रा कम कर दी गई है। तो ये इसको विश्लेषणात्मक हमने दिया है बच्चों, इसको याद रखिएगा। हो सकता है आपसे इसके बारे में कोई प्रश्न पूछा जाए। 15वां प्रश्न बच्चों है और अंतिम प्रश्न है इस श्रृंखला का। इसमें है मैच द फॉलोइंग: शुगर, एक्सोऑस्मोसिस, साल्ट, एक्सोऑस्मोसिस एंड पॉइजन, ऑयल, सब ऑक्सीडेशन, विनेगर, जर्मिसाइडल और ऑल मैच्ड। तो यहाँ बच्चों हमने प्रिजर्वेटिव पूछे हैं कि वो किस आधार पे जो प्रोडक्ट है उसको प्रिजर्व करते हैं, उसके पीछे साइंस क्या है। तो यहाँ पर शुगर के लिए शक्कर कैसे प्रिजर्व, जैम जेली कैसे प्रिजर्व हो जाते हैं, एक्सोऑस्मोसिस की क्रिया से। यानी अगर कोई बैक्टीरिया या फंगस अगर जैम में जाता है तो उसके चूँकि उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है जैम में, तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा बैक्टीरिया की सेल का, यानी वो डेड कर जाएगा। तो एक्सोऑस्मोसिस की वजह से शुगर जो है प्रोडक्ट को प्रिजर्व रखती है फंगस और बैक्टीरिया से। साल्ट किस आधार पे करते हैं? साल्ट भी अगर 15% या इससे एबव साल्ट हो जाता है तो परमानेंट प्रिजर्व हो जाता है, साल्ट प्रिजर्व से प्रिजर्व हो जाता है। तो इसमें एक्सोऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा तथा पॉइजन, चूँकि ये नमक अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो एज सच बैक्टीरिया को गला भी सकता है, डिके कर सकता है, तो पॉइजन का भी काम करता है। साथ साथ में एक्सोऑस्मोसिस वाह्य परासरण, और ये पॉइजन माने जहर, और शक्कर में भी वाह्य परासरण से जो प्रोडक्ट हैं प्रिजर्व रहते हैं। ऑयल किस आधार पे करता है? सब ऑक्सीडेशन। सब ऑक्सीडेशन मतलब वो एक लेयर बना लेता है प्रोडक्ट में, और उसमें फिर इतनी ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है कि कोई फंगस या बैक्टीरिया उसमें एंट्री नहीं कर पाता है, क्योंकि फंगस और बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन रहती नहीं है, तो प्रोडक्ट स्वतः प्रिजर्व हो जाता है। तो सब ऑक्सीडेशन तो ये क्रिया है जिसके माध्यम से यानी ऑक्सीजन की उपलब्धता कम करके ऑयल जो है प्रोडक्ट को प्रिजर्व करता है। विनेगर, सिरका जर्मिसाइडल का काम करता है। ये एस्टिक एसिड पाया जाता है जो किल करता है, तो इस आधार पे हम जानते हैं कि विनेगर जो है जर्मिसाइडल के तौर पे प्रिजर्व करता है। ऑल ऑफ द मैच, तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द मैच। तो विनेगर, एस्टिक एसिड, एक्ट जर्मिसाइडल और किल हमने बता दिया है, तो इस हिसाब से ये सभी मैच्ड हैं।